तो वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वन शॉट की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका वेटेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिला के 16 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉर ईयर 2021। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, छोटे क्लासेस में तुमने पढ़ी होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या और प्रिसाइज हो जाए हम लोग तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से कोरिलेट कर रहे हैं इस चैप्टर में। एवरेज करंट डिफाइन करते हैं हम लोग। व्हाट इज एवरेज करंट? I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, करंट निकालना है। अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे तुमने काइनेमेटिक्स में निकाला होगा 11th क्लास में। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मान लो दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10, तो यू कैन कैलकुलेट I एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर तुम्हें करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, then area under this IT graph, area under this IT graph gives the value of what? Gives the value of charge. तो IT ग्राफ का जो एरिया है, IT ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, that gives the value of charge. उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अरे भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन तो सब में ही फ्लो होते हैं, सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, बट नॉर्मली अगर हम एक मेटालिक पीस को पकड़ते हैं, कॉपर वायर को पकड़ते हैं, तो करंट नहीं लगता। करंट तभी फ्लो होता है जब उसे 220 वोल्ट एक तरफ से मिलता है, जब तुम अपने घर में सॉकेट में उसको इंसर्ट करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि भैया जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पहले जो बेचारे एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, अब वो जाने लगते हैं। क्यों? हर कोलिजन के बाद कोई उन्हें याद दिलाता है कि भैया तुम्हें आगे बढ़ना है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ एक स्लो वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेंगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई? रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच जो टाइम होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब भैया आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पहला छोटा सा डेरिवेशन इस चैप्टर का, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो जो करंट का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसी फॉर्मूले से पहुंचेंगे हम इस रिलेशन तक। अब कैसे पहुंचेंगे? हम पहले निकाल लेंगे टोटल चार्ज क्या है। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज किस पे है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे है? इलेक्ट्रॉन्स पे है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब सर हमें क्या पता कितने हैं? तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लगाने के लिए, इजीली पता लगाने के लिए हमने एक क्वांटिटी अज्यूम कर ली, और उस क्वांटिटी को कहते हैं नंबर डेंसिटी। क्या कहते हैं? नंबर डेंसिटी कहते हैं। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो भैया देखो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। फॉर्मूला यूज करेंगे वही बेसिक, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यार? टोटल चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर। और टोटल चार्ज किस पे है? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? हमें क्या पता कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो एक नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यार इस सिलेंडर का, कंडक्टर का एरिया A है, लेंथ L है, यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका वॉल्यूम कितना है सर? Al है। बहुत सुंदर। तो Al वॉल्यूम में कितना होगा भैया? NaL होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? तो NaL इलेक्ट्रॉन्स है।
अरे यार चार्ज निकालना है। चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है? ई। तो NaL पे कितना होगा बोलो? तो भैया NaL पे हो जाएगा NaLe। तो ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल चार्ज। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल चार्ज की वैल्यू रख दो इस पे NaLe। टाइम कितना लगेगा एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है L, स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा L अपॉन VD। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा I बराबर NeAVD एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भैया I इज इक्वल टू NeAVD से यार हमें क्या पता चल रहा है? देखो भैया बोर्ड में नंबर स्कोर करने 22 मार्क्स के तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे यार। 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और 4 असर्शन रीजन, 4 केस स्टडी, 2 केस स्टडीज आएंगी तुम्हारी। तो तुम्हें ये फॉर्मूले की फीलिंग्स पता होनी चाहिए, भावनाएं पता होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला कहना चाहता है। तो भैया देखो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। यार करंट आया किसकी वजह से? तो देखो भैया करंट आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। अगर VD 0 हो जाएगा यार तो I भी 0 हो जाएगा। देखो समझ लो इस बात को। दूसरी बात कहते हैं यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है। डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, और डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बहुत कम होती है। तो एक क्वेश्चन आता है यार, हाउ कम द करंट इज एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटली अक्रॉस द सर्किट इफ द वैल्यू ऑफ दिस VD इज टू लेस। अगर VD इतना कम है तो फिर ये करंट इतनी जल्दी, इतना हाई करंट कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है? तो यार उसका आंसर है N बहुत ज्यादा होता है। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर डेंसिटी इज वेरी हाई, नंबर 1। दूसरा हम यहां से देखें, VD इज इक्वल टू I अपॉन NeA, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा कुछ तुम्हें याद आ रहा होगा यार, फ्लूइड डायनामिक्स में तुमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था लास्ट ईयर। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बता देता हूं मैं तुम्हें साथ ही साथ, कि यार अगर हम माइक्रोस्कोप लेके खड़े हो जाएं, इलेक्ट्रॉन हमें दिखने लगे, तो क्या तुम देख पा रहे हो, देख पाओगे ऐसा कि सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ही डिसिप्लिन, बिल्कुल आर्मी की तरह एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। एट अ पर्टिकुलर टाइम द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। कुछ आगे जा रहे होंगे, कुछ टकरा के पीछे आ रहे होंगे, रैंडम मोशन हो रहा होगा। हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, दैट इज द नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो भैया अगर आ गया है तो अब देख लेते हैं जरा एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेरिवेशन शुरू हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, 2 या 3 नंबर में आ जाएगा ये एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कैसे? देखो भैया पहले क्या था यार, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो भैया इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा ही नहीं पा रहे थे बेचारे, गरीब टकरा करके उनका नेट डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन 0 था, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो नेट वेलोसिटी भी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी, एवरेज वेलोसिटी जो थी, जो थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं उसे, थर्मल वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास में रूम टेम्परेचर पर, उसकी वजह से होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जिसे हम थर्मल वेलोसिटी भी कह रहे हैं, वो 0 हो गई यार। अब हमने यार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो क्या हुआ भैया? तो यार ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भैया भागने लगा, कितनी वेलोसिटी से भागने लगा सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागने लगा। तो यार ये वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई? VD हो गई। अरे भैया वेलोसिटी बढ़ी तो मैकेनिक्स में क्या कहते हैं इस घटना को? वेलोसिटी बढ़ने की जो घटना है इसे मैकेनिक्स में कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया यार। अब एक्सेलरेशन हो गया, कितना हो गया? तो सर पता लगा लेते हैं, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है a, और t जो है वो हमारा है रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेट जो होगा इलेक्ट्रॉन वो कब होगा? ड्यूरिंग कोलिजन्स और बिटवीन द कोलिजन्स? अरे यार कोलिजन्स में थोड़ी होगा, जब पिट रहा है तो थोड़ी एक्सेलरेशन होगा, बिटवीन द कोलिजन्स एक्सेलरेशन होगा, और कोलिजन के बिटवीन जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगा देखो भैया। तो भैया एक्सेलरेशन कैसे आया? तो भैया एक्सेलरेशन के बारे में बताया था न्यूटन चाचा ने, क्या बताया था? एक्सेलरेशन आता है फोर्स से, किससे आता है?
तो एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया हमने फोर्स F अपॉन m। फोर्स किसने लगाया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कैसे चला बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो चला यार। तो फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। कितना लगाया? F बराबर QE। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल चुके हैं सर? तो भैया देख लो दोबारा एक बार। तो E इज इक्वल टू आ गया F अपॉन Q। तो F बराबर क्या हो गया? QE हो गया। अब ये आ गई तुम्हारी रिलेशन यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चार्ज जो है वो साइन के साथ में आएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाएगा तो माइनस ई टाउ अपॉन एम, एंड द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्वायर करेगा। माइंडेड। अब भैया देखो E बराबर होता है माइनस dv अपॉन dx। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो Vd बराबर क्या लगा देंगे? Vd बराबर लगा देंगे E की जगह रख दोगे dv अपॉन dx। dv अपॉन dx मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर l है तो E की जगह अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे केवल तो ये आ जाएगा v अपॉन l। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा ev टाउ अपॉन ml। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है यहां से पता चल रहा है किस पे डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं होती, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती तो अभी पिछले रिलेशन में पढ़ा करंट भी नहीं होता। मतलब यार कुल मिला के खेल जो है वो किसका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। और इस चीज को हम कवर करेंगे ओम्स लॉ में कि जो करंट आता है वो किसकी वजह से आता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है, डायरेक्टली नहीं आ जाता। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे भैया आती है कि नहीं आती है? बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या आता है? करंट आता है। तो भैया एक बात तो ये। अब दूसरी बात देखो क्या है यार? Vd बराबर ई वी टाउ अपॉन ml में तुम्हें पता लग गया V का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी आती है बात टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? बढ़ाएंगे, मान लो बढ़ा दिया टेम्परेचर तो यार टाउ कम हो जाएगा। टाउ कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड हेंस ऑन रिलैक्सेशन टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज वेल। अब यार E और M तो कांस्टेंट होते हैं तो उन पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी नहीं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंक्लूजन, इसका डेरिवेशन। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। किसकी बात करने वाले हैं? ओम्स लॉ की। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो शुरू करें भैया। I बराबर NE VDR। I से क्यों शुरुआत कर रहे हैं सर? क्योंकि भैया ओम्स लॉ में 2 ही चीजें आती हैं, तुम्हें याद होगा क्लास 10th का थोड़ा थोड़ा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड हेंस V अपॉन I इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो V और I में हमें बात पता है, हमें फॉर्मूला पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में किसका पता है? करंट का पता है। तो हमने शुरुआत करंट से कर ली। अब करंट के फॉर्मूले में VD आ गया, और VD के फॉर्मूले में क्या आता है? बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस आता है। रख दो यार यहां पर। तो I इज इक्वल टू NEA VD। VD की वैल्यू रख देते हैं। VD की वैल्यू क्या हो गई? EV टाउ अपॉन ml। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? तो ये आ गया I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ml इंटू V। चाहिए क्या तुम्हें ओम्स लॉ में? तुम्हें चाहिए ओम्स लॉ में V अपॉन I। तो जरा रीअरेंज कर लो यार, इसको रीअरेंज कर लो। तो V अपॉन I बराबर क्या हो गया? V अपॉन I बराबर हो गया ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब ओम्स लॉ कहता है यार फिजिकल कंडीशंस, इफ द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। मतलब फिजिकल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, उनको अनचेंज रखते हैं। अनचेंज रखते हैं तो क्या होगा? बोलो। M क्या है? बोलो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। N क्या है? नंबर डेंसिटी। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर तुम फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं करने वाले हो तो ये कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। और अगर ये कोई भी चीज चेंज नहीं होगी भैया तो V अपॉन I क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? मतलब हेंस ओम्स लॉ स्टैंड्स प्रूव्ड। अब ये V अपॉन I होता क्या है?
तो भैया रेजिस्टेंस होता है। तो यार अगर ये रेजिस्टेंस है मतलब हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की। R बराबर आ गया ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो R बराबर आ गया भैया, क्या आ गया बोलो, R बराबर आ गया सर ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब यार बचपन में तुमने पढ़ा, 11th में भी 12th में भी पढ़ा कि यार R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, अरे कोई धरना देने थोड़ी बैठ जाते हैं यार, साइमन गो बैक इलेक्ट्रॉन्स गो बैक, नहीं, कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। क्या होते हैं, कोलिजन्स। और उन कोलिजन्स की वजह से अपोजिशन होता है। तो लेंथ ज्यादा होगी यार, कोलिजन्स ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया कम होगा, कंजेशन होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कंबाइन करके लिख दोगे प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, कांस्टेंट आ जाएगा रो एल अपॉन ए। बोलो पता है कि नहीं पता है। रो को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यहां पर एक बात बता दूं, 99% बच्चे गलती करते हैं कि अगर लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, लिख के आते हैं बच्चे डबल हो जाएगी। दे आर रॉन्ग। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में यही अंतर होता है। रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, और इसीलिए उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। अगर यहां से निकालो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ए बराबर 1, एल बराबर 1, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो बराबर आर हो जाएगा। तो अगर मान लो हमारे पास एक 10 मीटर आयरन का वायर है, एक 20 मीटर का आयरन का वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो भैया देखो यहां पर कंपेयर कर लो यार, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से, तो कंपेयर कर लोगे भैया तो क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो जरा, क्या दिख रहा है, दिख रहा है सर रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रो बराबर क्या हो गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हो गया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, लिख लो रजिस्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है 2021 में 3 नंबर में। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। और इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस ये भी है यार कि इससे हम बता सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रही है वो भी बता सकते हैं। कंडक्टर्स की अलग और सेमी कंडक्टर्स की अलग। कैसे बताएंगे देखो भैया, तो कंडक्टर्स में क्या होता है यार, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी भैया, भागेंगे वो, भागेंगे तो यार टकराएंगे, टकराएंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो क्या कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, रो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, रो बढ़ जाएगा। मतलब कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। इसे ग्राफिकली भी पूछ लेते हैं कभी कभी, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ ऑफ कंडक्टर्स, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है कंडक्टर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं सेमी कंडक्टर्स की। अब देखो भैया सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होगा यार, लिख देते हैं एक बार रिलेशन, रो बराबर है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यार सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, तो भैया देखो सेमी कंडक्टर्स में यार होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है यार, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो होगा वही, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, भागेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, और यार जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ कम हो जाएगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एन यार थोड़ा ज्यादा डबल रेट से बढ़ेगा। मतलब जिस रेट से कम होगा उससे डबल रेट से बढ़ेगा। मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर में बढ़त होगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा कम। मतलब सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है। ग्राफ पूछ लेते हैं इसका, तो इट्स समथिंग लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिलता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भैया ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड्स के लिए। अब हम
रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरे एंगल से करेंगे। कौन से एंगल से? कुछ कुछ मिलता जुलता एंगल है। थर्मल एक्सपेंशन तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा। और इंट्रोड्यूस करेंगे एक नई क्वांटिटी को, उस नई क्वांटिटी का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यार ये चैप्टर तुम्हारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड इट। प्रैक्टिकल्स में भी तुम्हारे शुरू के 3-4 इनफैक्ट सेक्शन ए के 5-6 एक्सपेरिमेंट्स इसी चैप्टर से रिलेट करते हैं, तो बढ़िया से इसको तैयार कर लेना। प्रैक्टिकल्स में भी तुम्हारे हो रहे होंगे इस समय, हेल्प करेगा ये। इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है, एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नो डाउट। तो डेल्टा आर बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया डेल्टा आर। तो यार डेल्टा आर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? R0 पे डिपेंड करेगा। नेचुरल सी बात है यार, जो चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस में वो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। डेल्टा आर किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। भाई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R0 डेल्टा टी। बिल्कुल हो जाएगा सर, कंबाइन कर दिया दोनों इक्वेशंस को। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, परंपरा है कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आ गया अल्फा। अल्फा को कहते हैं भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? अल्फा बराबर डेल्टा आर अपॉन R0 डेल्टा टी हो गया। यूनिट यार आजकल बहुत पूछ रहे हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में है एक आधी यूनिट जो है, एक आधी फिजिकल क्वांटिटी की जरूर आती है। डायपोल मोमेंट की आती है, फ्लक्स की आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है, पोटेंशियल की आ जाती है, इसकी भी आ सकती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देख के पता चल रहा होगा तुम्हें, ये आ रहा है ये आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तो इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। अल्फा की डेफिनेशन क्या है? तो भैया देखो, अगर हम R0 को 1 ले लें, R0 को क्या ले लें? 1 ओम ले लें। डेल्टा टी को क्या ले लें? 1 डिग्री सेल्सियस ले लें। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा आर। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब अगर किसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यार, लैब में जो मटेरियल यूज बनाया जाता है, रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, उनके लिए अल्फा कितना होना चाहिए? तो उनके लिए भैया अल्फा बहुत बहुत कम होना चाहिए। क्या बहुत कम? 1 है। अब तुम सोचोगे सर 1 भी तो बहुत कम है, लेकिन 1 भी बहुत ज्यादा है। क्यों? 1 का मतलब यह हुआ यार कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम बढ़ जाएगा। मतलब तुम जाड़ों में रेजिस्टेंस खरीद के लाए, 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर था, गर्मियों तक उसका रेजिस्टेंस न जाने कहां पहुंच जाएगा। तो 1 जो है वो भी अल्फा की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अल्फा की जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं 0.0000 समथिंग लाइक इस तरीके से अल्फा की वैल्यूज होती हैं, इतनी कम वैल्यूज होती हैं। तो जो हम लेबोरेटरी में मटेरियल बनाते हैं उनका अल्फा बहुत कम होता है और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और एक बात कि भैया जिन मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव है, मतलब उनका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जिनका अल्फा नेगेटिव है मतलब उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? कम होता है। तो ये हमारा जो सेगमेंट 1 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कंडक्टेंस क्या होता है? तो भैया कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी से डिनोट करते हैं इसको, और ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो गया तो यूनिट हो गई इसकी ओम इनवर्स, या इसको मो भी कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं, या कुछ लोग साइमन इसको प्रोनाउंस करते हैं, देख लेना भैया। तो ये हो गई कंडक्टेंस की यूनिट। किसकी यूनिट हो गई? कंडक्टेंस की। उसके बाद आ जाता है कंडक्टिविटी। क्या जाता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा। सिग्मा जो है ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अकॉर्डिंगली इसकी यूनिट भी देख लोगे, और रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछी जाती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर छोटा सा डेरिवेशन बन जाता है कि मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन बताओ, तो ये ई टाउ अपॉन एम, और ई से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। तो ये हमारा मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम का
रिलेशन हो गया। अब भैया यहां से यूनिट भी निकाल सकते हो, मोबिलिटी की यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वोल्ट पर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाली की यूनिट हो गई, इसकी हो गई वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां से मोबिलिटी की भी यूनिट निकाल सकते हो। और देखो भैया करंट डेंसिटी, तो यार करंट तो तुम्हें पता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नई क्वांटिटी है। मतलब मान लो अगर एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग जगह अलग अलग एरिया है, और हम डिफाइन करना चाहते हैं करंट पर यूनिट एरिया। मतलब ए एरिया में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा आई अपॉन ए। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो ये कहलाती है करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, और यूनिट हो जाएगी क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं भैया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या कहती है भाई? देखो शुरू वहीं से करते हैं, V बराबर आई आर लिखते हैं। आर की जगह क्या लिख सकते हैं? तो भैया आर की जगह लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए। बोलो लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? अब V अपॉन एल इधर ले लो यार, आई अपॉन ए इधर ले लो, ये हो गया रो। तो V अपॉन एल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई अपॉन ए क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। तो E बराबर क्या आ जाएगा? जेरो। और रो को इधर ले लो तो 1 अपॉन रो हो जाएगा सिग्मा, तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा E। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतनी ही ज़्यादा करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। J इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या कह सकते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। मतलब J और E के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाएगा, सो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप होगा J अपॉन E, वो बताएगा किसके बारे में? वो हमें बताएगा कंडक्टिविटी के बारे में। इज दैट क्लियर और नॉट? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की भैया क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तो यार पहली लिमिटेशन तो ओम्स लॉ की ये है कि जब हमारा कंडक्टर जो होता है वो ज़्यादा देर तक हम उसे ऑपरेट कर लेते हैं, ज़्यादा करंट उसमें फ़्लो हो जाता है, तो तुम्हें पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है। क्या चेंज होने लगता है? रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है। मतलब एट हायर टेम्परेचर्स ओम्स लॉ सीजेस टू बी ओबेड, ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जैसे पीएन जंक्शन डायोड। तुमने पढ़ा कि भैया अगर हम फॉरवर्ड बायस में करंट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट अलग तरीके से बढ़ता है, और रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट अलग तरीके से बढ़ता है। मतलब करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। और इसके अलावा एक सेमीकंडक्टर ऐसा भी है, ये ग्राफ बहुत कॉमन है, बहुत पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, गैलियम आर्सेनाइड का कर्व है ये, कि गैलियम आर्सेनाइड में अगर तुम देखो वोल्टेज और करंट का वेरिएशन, तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पहले तो करंट बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर उसमें वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है, तो इस रीजन को क्या नाम दिया गया है? इस रीजन को नाम दिया गया है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। तो भैया अब देखो अगले सेगमेंट पे हम आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जिसका नाम है। इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल से। सेल तुम्हें पता है क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ईएमएफ, क्या होता है। तो भैया देखो ईएमएफ क्या होता है, तो एक तो छोटी सी बात है, छोटी सी किताबी डेफिनेशन है कि भैया सेल जो वर्क करता है,
सेल जो वर्क करता है चार्ज को घुमाने में पूरे सर्किट में, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। मतलब क्यू चार्ज को घुमाने में अगर डब्ल्यू वर्क किया गया तो यूनिट चार्ज को घुमाने में कितना वर्क किया जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू वर्क किया जाएगा। सो दैट इज डिफाइंड एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। यूनिट वही होती है इसकी वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। असली बात क्या है? असली बात यह है भैया कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो बड़ा खुश होता है। बड़ा खुश क्यों होता है? क्योंकि यार उसे निगेटिव से पॉजिटिव पे जाना है, तो निगेटिव से पॉजिटिव पे जाना है, इसलिए वो खुश है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसके तोते उड़ जाते हैं कि यार अब पॉजिटिव से निगेटिव पे मैं क्यों जाऊं, नहीं जाना चाहता, नफरत करता है वो नेगेटिव से, तो उसे धक्के मार मार के पहुंचाना पड़ता है। तो वो जो धक्के मार मार के उसको पहुंचाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, उस वर्क को कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मिसनोमर है ये, नाम में फोर्स लग गया लेकिन है वर्क ये, ठीक है। द फोर्स और वी शुड से द वर्क विच मोटिवेट्स द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन धक्के खा के यहां पहुंचता है तो यहां पे वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, क्यूवी एनर्जी होती है उसके पास। लेकिन जब ये यहां पर आता है रेजिस्टेंस पर, तो रेजिस्टेंस उसकी इस एनर्जी को लूट लेता है। अब लूट लेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो फिर से कंगाल हो जाएगा। तो यहां का इलेक्ट्रॉन जो आया कंगाल है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है फुल ऑफ एनर्जी है। मतलब इलेक्ट्रॉन का काम क्या है भैया? रिचार्ज करो और इसको दे दो एनर्जी, रिचार्ज हो और इसको एनर्जी दे दो। तो यही काम इलेक्ट्रॉन का होता है, यही काम इलेक्ट्रॉन करता है। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी उसको एनर्जी देती है। तो ये जो एनर्जी है, जो वर्क है, इस वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? तो देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। यार तुम सबको पता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो तुम लोग। कैथोड होता है, एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन में कैटायन और एनायन जनरेट होते हैं। तो यार इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहां से यहां तो क्या होगा? टकराएगा वो, और इन टक्करों में जो एनर्जी खर्च होगी उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। अब इसकी वजह से क्या होता है यार? 10 वोल्ट का अगर सेल है तो उसका आउटपुट यहां पे कभी भी 10 वोल्ट नहीं होता, हमेशा 10 वोल्ट से कम होता है, क्योंकि कुछ जो है अंदर ही लुट जाता है, वो रेजिस्टेंस पे लुट जाता है। तो जो इसका आउटपुट होता है उस आउटपुट को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उस आउटपुट को? उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 12 वोल्ट की बैटरी का आउटपुट कभी भी 12 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि अंदर लुट जाएगा अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। डिफाइन कैसे करते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज ऑन। जब हम उससे करंट ले रहे हैं तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब भैया बात करते हैं रिलेशन बिटवीन V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब EMF, और R बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहां की है। V इज इक्वल टू E माइनस IR। सुना होगा तुम लोगों ने। चलो भैया डिराइव कर लेते हैं। तो ये हमने बना दिया सेल, सेल के साथ सीरीज में दिखाते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कंप्लीट सिंबल है सेल का, ये है R। मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है। Q चार्ज को घुमाने में सेल ने वर्क किया, टोटल वर्क W टोटल, खर्च हुआ वर्क यहां पर W इंटरनल, कुछ वर्क जो बचा वो यहां पर हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वर्क करना पड़ेगा। यहां पर टोटल वर्क सेल ने किया, सेल का ईएमएफ E है, तो ये हो गया EQ। अरे भैया E बराबर W बाई Q था, तो W बराबर क्या हो गया? EQ। W इंटरनल, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये हो गया VQ, यहां पर कैपिटल V है तो ये क्या हो गया? VQ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब भैया Q को कैंसिल कर दो तो ये हो गया E बराबर V कितना हो गया? IR प्लस V, तो V बराबर हो गया E माइनस IR। एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। देखो भैया क्वेश्चन बनता है I बराबर 0 होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा? E। EMF की एक नई डेफिनेशन आ गई कि अगर हम सेल से करंट नहीं लेंगे तो उसके टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके EMF के बराबर होगा। I अगर निगेटिव है मतलब करंट लेने की बजाय करंट दे रहे हैं, मतलब सेल को चार्ज कर रहे हैं,
तो v बराबर हो जाएगा E प्लस आई आर, एंड इन दैट केस v विल बी ग्रेटर देन E। इसे चार्जिंग इक्वेशन भी कहते हैं, एंड फॉर सेम रीजन इसको डिस्चार्जिंग इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में v जो है वो E से क्या होगा, कम होगा। अब इसी रिलेशन से यार हम निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर करंट, करंट इन द सर्किट। कैसे आएगा भैया, v बराबर हो गया आई आर, E माइनस आई आर, इसको इधर ले आओ यार, तो ये हो गया आई आर प्लस आर, ये बराबर हो गया E, तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया E अपॉन आर प्लस आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट। अब भैया इसमें एक आ जाता है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। कैसे, देखो भैया इसी से लिख लेते हैं, आई आर बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस वी, बोलो हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस वी अपॉन R। अरे भैया बात समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E अपॉन वी माइनस वन इंटू आर, एंड हेयर कम्स द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो तीन डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल हो जाता है इनका, और डेरिवेशंस तो आ ही जाते हैं, तो कर लेना इनको। तो भैया अब हम देखो ग्राफ देख लेते हैं यार, इस रिलेशन पे बेस्ड ग्राफ भी आ जाते हैं, और एक तो ताज़ा तरीन ग्राफ तुम्हारे 2020 में आया था, उसकी भी बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं v बराबर E माइनस आई आर में कि v वर्सेस I ग्राफ कैसा होगा। तो यार इसकी आत्मा कह रही है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से मैच कर रहा है यार, ये एम एक्स प्लस सी से। तो यार इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो भैया देखो इसकी स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x बराबर 0 रख लो तो y आ जाएगा, मतलब I बराबर 0 रख दो तो v बराबर क्या हो गया, E, तो v एक्सिस पे पॉइंट मिल गया, v बराबर E। फिर v बराबर 0 रख दो तो E माइनस आई आर बराबर 0 हो गया, मतलब E बराबर आई आर हो गया, तो I बराबर क्या हो गया, तो ये I एक्सिस पर पॉइंट मिल गया, I इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये हमारा हो गया V वर्सेस I ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। अब दूसरा ग्राफ जो तुम्हारे 2020 में आया था, 2020 स्पेशल V वर्सेस R ग्राफ, ज़्यादातर बच्चे बना के आए स्ट्रेट लाइन, 4 ऑप्शन दिए थे, MCQ में आया था ग्राफ। तो देखो ये कैसे होगा, V बराबर आई आर होता है, पता है तुम्हें, बोलो होता है कि नहीं होता है, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, आर को कॉमन ले लो नीचे से, तो ये क्या आ गया 1 प्लस आर अपॉन आर इंटू आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो V बराबर आ गया E अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। अब जरा यार वैल्यूज ले लो, कैपिटल R बराबर 0 रख दो, R बराबर 0, तो R अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, E अपॉन इन्फिनिटी 0, मतलब जब R बराबर 0 होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, 0, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R बराबर R ले लेते हैं, जरा ले लो R, तो क्या हो जाएगा, R अपॉन R 1, 1 प्लस 1 2, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन 2। R बराबर इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी ले लो भैया, R अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, तो V बराबर क्या हो गया, E हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा इन तीनों पॉइंट्स को लेके ग्राफ बना लो, यहाँ पर ग्राफ बना लो, ये R हो गया और ये क्या हो गया, V। 0 से शुरू करा, ये ले लो R, और इन्फिनिटी तो आएगा ही, इन्फिनिटी पर V बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगी पैरेलल लाइन, और यहाँ पर ये हो जाएगा E बाई 2, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे। अरे भैया बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ तुम्हारा 2020 में आया था, V वर्सेस R ग्राफ। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में देखो, पहले हम आइडेंटिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, और पहले बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। मान लिया हमने n सेल जुड़े हैं, भैया कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं, n सेल, सबका ईएमएफ कितना है,
ई, और रेजिस्टेंस है आर, और ये है कैपिटल आर। बोलो है कि नहीं है यार। अब नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो भैया यहां से चलेगा चार्ज, यहां से चलेगा, सारे सेलों से गुजरेगा, सब एनर्जी देंगे, ई ई ई, टोटल कितना हो जाएगा, अगर एन सेल है तो ये जाएगा एन ई। बोलो होगा कि नहीं होगा। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस सर निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा भैया, आर आर आर, एन टाइम्स कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, एक्सटर्नल भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर प्लस आर। तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। फॉर्मूले की शक्ल देख के बता सकते हो कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर। कोई फायदा नहीं एन सेल लगाने का, एन एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आई बराबर ई अपॉन आर। तो वो तो एक सेल से भी मिल जाता, क्या जरूरत थी एन सेल लगाने की। तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल करने का कोई फायदा नहीं है। फिर किसका फायदा है, अगर सर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दें तो क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन आर। तब फायदा होगा कि हमें करंट मिलेगा एन टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। क्या भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो भैया लगा दिया हमने, एन सेल्स को लगा दिया और फिर जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई आर ई आर ई आर, और ये हो गया कैपिटल आर। अब भैया एक चार्ज यहां से यहां आएगा तो केवल एक सेल को ही क्रॉस कर पाएगा, मतलब जो नेट ईएमएफ होगा अभी वो ई हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा यार, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर, एन टाइम्स कितना हो गया, एन अपॉन आर। पलट दोगे तो कितना हो गया, आर अपॉन एन। पलटोगे क्यों, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 हो जाएगा पैरेलल में। बोलो होगा कि नहीं होगा। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दोगे तो थोड़ा फायदे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि जो करंट तुम्हें मिलेगा वो सिंगल सेल के करंट का एन टाइम्स मिलेगा। तो कब हमें ज्यादा करंट मिलेगा, जब हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। यही इस टॉपिक का मकसद है कि अगर हम एन सेल्स यूज कर रहे हैं तो हमें एन टाइम्स करंट कब मिलेगा, कौन सा रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दिया जाए कि हमें ज्यादा करंट मिले। अब देखते हैं भैया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है मतलब सीरीज भी है और पैरेलल भी है। सीरीज में एन सेल हैं और ऐसे ही एन सेल्स की हमारे पास एम रोज हैं। कितनी रोज हैं भैया बोलो, एम रोज हैं हमारे पास, और ये जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। तो अभी नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा बोलो, अरे यार चार्ज यहां से जाएगा तो इसके अक्रॉस जाएगा, इसके अक्रॉस जाएगा या इसके अक्रॉस जाएगा। तो जिस ब्रांच से भी गुजरेगा उस ब्रांच के सारे सेल उसे एनर्जी देंगे। और हर ब्रांच में हमने कितने सेल लगाए हैं, और एन सेल की कितनी रोज है हमारे पास, एम रोज। तो जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, एन ई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर एन टाइम्स कितना हुआ, एन आर, और 1 अपॉन एन आर 1 अपॉन एन आर 1 अपॉन एन आर एम टाइम्स कितना हो गया, एम अपॉन एन आर। पलट दो तो कितना हो गया, ये हो गया एन आर अपॉन एम। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको ले लो, आई बराबर एम एन ई, एम एन इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ये हो गया एन आर प्लस एम आर। अब भैया यहां पर सोचते हैं और पूछते हैं कि करंट कब मैक्सिमम होगा, तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा मतलब एन आर प्लस एम आर मिनिमम होगा। तो एन आर प्लस एम आर कब मिनिमम होगा, रूट एन आर का होल स्क्वायर लिख लो भैया, बड़ी मुश्किल है। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के सम को हम प्रूव करना चाह रहे हैं कब मिनिमम होगा। कोई बात नहीं, मैथमेटिकल जादू है हमारे पास। ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर
रूट एम आर मिनिमम होगा। अब ये सर प्लस क्यों किया आपने? अरे भैया ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, लेकिन फ्री में हमारे पास माइनस 2ab आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो माइनस 2ab को गायब करने के लिए क्या ले आए? प्लस 2ab ले आए। तो ये मिनिमम कब होगा? तो भैया ये मिनिमम होगा जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि नेगेटिव तो इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता और ये तो जीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंस है दो क्वांटिटीज का, तो अगर ये मिनिमम हो गया तो हमारा ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो भैया देखो ये मिनिमम करने के लिए हम लिख सकते हैं रूट एन आर माइनस रूट एम आर बराबर 0, मतलब रूट एन आर बराबर रूट एम आर। मतलब क्या लिख सकते हैं बोलो? मतलब हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एन आर बराबर एम आर, मतलब आर बराबर क्या लिख सकते हैं? आर बराबर लिख सकते हैं एन आर बाई एम। अरे बोलो लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? तो आर क्या है? नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एन आर बाई एम क्या है? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर सर्किट में मैक्सिमम करंट भेजनी है, और मैक्सिमम करंट का मतलब होगा मैक्सिमम पावर, क्योंकि करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम होगी। तो अगर हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट भेजना है, मैक्सिमम पावर भेजनी है, तो हमें इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और यह मिनिमम तभी हो पाएगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, द सर्किट डिलीवर्स मैक्सिमम करंट एंड हेंस मैक्सिमम पावर। दिस थ्योरम इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं भैया इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पे, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो ओम भैया जो लॉ देके गए थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, बहुत लिमिटेड वैलिडिटी का लॉ है ये, और बहुत सिंपल सर्किट्स पर लगता है। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो हमें चाहिए होता है किरचॉफ्स लॉ। 2 लॉ दिए थे बहुत सुंदर इन्होंने, जिनको तुम कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा 12th क्लास का। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में पहला लॉ है हमारा, जिसे KCL भी कहते हैं शॉर्ट में, करंट लॉ भी कहते हैं, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भैया कोई जंक्शन है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं। ब्रांच उसे कहते हैं जिसमें सेम करंट फ्लो होता है। सर्किट का वो हिस्सा जिसमें सेम करंट फ्लो होता है उसे ब्रांच कहते हैं, और बहुत सारी ब्रांचेस के मीटिंग पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तुम भी बता दोगे जो किरचॉफ ने बताया था कि अगर यहां से I1 करंट आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, यहां से I3 आ रहा है, तो सर यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 जाएगा। ये जो बात तुम बता देते वही बात किरचॉफ ने बताई थी। किरचॉफ ने बताई थी पहले लॉ में कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना करंट जंक्शन से दूर जाएगा। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब अगर हम इसको I4 कह दें, क्या कह दें इसको? I4 कह दें, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा? I4। सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। मतलब देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन। जंक्शन पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। दिस लॉ इज रीफॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ किसको रिफॉर्मुलेट करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिफॉर्मुलेट करता है। आने वाले करंट को पॉजिटिव और जाने वाले करंट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। दैट इज अ सिंपल साइन कन्वेंशन ऑफ दिस लॉ। इज दैट क्लियर? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखते हैं भैया, KVL कहते हैं शॉर्ट में से। सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो अगर हम एनालॉजी लें तो जैसे पहला लॉ कह रहा था यार सिग्मा I इज इक्वल टू 0 इन एट अ जंक्शन, तो सेकेंड लॉ कहता है सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0। मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड लूप और अ मैश इज 0। मतलब अगर किसी क्लोज्ड लूप में, सर्किट के किसी क्लोज्ड लूप में हम जहां से चलते हैं वहीं वापस आ जाएं, A से चलें और A पर वापस आ जाएं, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या हो जाएगा? 0। नेचुरल सी बात है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हाईलाइट करता है। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा क्या होता है? 0 होता है।
तो अगर ए से चले और ए पर ही वापस आ गए तो द नेट चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। नेट चेंज जो होगा वो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब साइन कन्वेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशन हैं। मैं तुम्हें सबसे इजी वाला बता रहा हूं। सबसे इजी वाला कन्वेंशन क्या कहता है कि जब हम सेल में जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम किस तरफ जा रहे हो, और तुम किस तरफ जा रहे हो वो पता चलेगा कैसे, तुमने लूप का नाम कैसे रखा। तुमने नाम रखा ए बी सी डी ए, तो ए से बी पे जाना है तुम्हें। कोई जरूरी नहीं ऐसे ही नाम रखो, तुम बी ए भी रख सकते हो, तो तुम्हें बी से ए जाना पड़ेगा। तो जैसे लूप का नाम रखोगे वैसे ही जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे जा रहे हो, सेल का ईएमएफ ई है, तो तुम्हें साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस ई, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो पे जा रहे हो, कम हो रहा है तो साइन भी माइनस का। कम तो तभी होगा ना जब माइनस करोगे। और ऐसे आ रहे हो तुम, उल्टा नाम रख लिया तुमने, रख सकते हो। नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, लो से हाई आ रहे हो, तो प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस करोगे, मतलब साइन ले लोगे प्लस ही। क्या भैया बात समझ आ रही है? अब देखो, जब तुम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो, तो अगर तुम रेजिस्टेंस को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हो, मतलब ऐसे जा रहे हो तुम, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। कम हो रहा है, कम होता है माइनस करके, तो माइनस आई आर ले लेंगे साइन। और अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, लो से हाई आ रहे हो, तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कब, जब प्लस करोगे, तो साइन क्या ले लोगे, प्लस आई आर ले। और इन्हीं दोनों का खेल होता है। इसीलिए बुक्स में कभी कभी लिखा जाता है सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, या द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप। आई आर को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। मतलब जब हम न्यूमेरिकल्स, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तब इसमें देखेंगे कि जो सिग्मा, जो एल्जेब्रिक सम है ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप का किसी भी क्लोज लूप में, वो जीरो होता है। और साइन कन्वेंशन ये वाला फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? नोट कर लो भैया। अब भैया आते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पे। गेहूं पत्थर का पुल नहीं है ये, बिल्कुल भी गेहूं भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं नाम से कि इट्स अ डिवाइस। सॉरी, इट्स नॉट अ डिवाइस, इट्स अ प्रिंसिपल, इट्स अ हाइपोथेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए प्रिंसिपल है ये व्हीट स्टोन ब्रिज। और हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल, दैट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? किससे ओम्स लॉ सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। ये चार रेजिस्टेंस होते हैं, पी और क्यू नोन होते हैं, आर वेरिएबल होता है और एस अननोन होता है। पैरेललोग्राम की फॉर्म में अरेंज होते हैं ये। एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं अक्रॉस वन डायगोनल, और यहां पर लगा देते हैं एक सेल। तो बैलेंस्ड कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है। करंट जीरो होगा बैलेंस्ड कंडीशन में, मतलब यहां का और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा। मतलब अगर हम इसका नाम रख दें ए बी सी डी, तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब भैया यहां से करंट आया आई, ये करंट यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया। बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ तो जाना नहीं है। I1 यहाँ आ गया, I2 यहाँ आ गया, I1 और I2 मिल करके वापस कितना हो गया, I हो गया। अब जरा बैलेंसिंग कंडीशन निकाल लेते हैं, लूप ले लेते हैं। लूप का नाम है ए बी डी ए। तो ए से बी पर आ रहे हैं भैया, क्या हो जाएगा, माइनस I1P। किरचॉफ्स लॉ लगाओ, अभी बताया था तुम्हें, माइनस I1P। करंट के साथ जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं। इधर आ जाओ, तो भैया किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, करंट के साथ जाते हैं, माइनस I1P आ जाएगा। फिर इधर तो भैया करंट है नहीं, तो यहां पर आएंगे अगेंस्ट, देखो तो ये हो जाएगा प्लस I2R बराबर जीरो, क्योंकि कोई भी EMF का सोर्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं लूप बी सी डी बी की बात कर लेते हैं। करंट के साथ आएंगे माइनस I1Q, फिर अगेंस्ट आएंगे प्लस I2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको लिख लो I1P बराबर I2R, तो I1P बराबर I2R, तो I1 अपॉन I2 यहाँ से क्या हो जाएगा, R अपॉन P हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से I1Q बराबर I2S, तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा S अपॉन Q। तो भैया इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2, I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाल ली, R अपॉन P बराबर S अपॉन Q आ गया।
R अपॉन P बराबर S अपॉन Q, तो अगर रीअरेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, एंड दैट इज द वेरी पॉपुलर कंडीशन ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज। मतलब जब ये सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन है यार, जब ये सेटिस्फाई होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होगा तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है चीजें, और अगर उस कंडीशन में तुम्हें पी क्यू आर पता है तो एस की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल हो जाएगा। मतलब P प्लस क्यू पैरेलल टू R प्लस एस, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस अपॉन P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग मीटर ब्रिज पे। किस पे आते हैं भैया, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी होगा, तुम लोगों ने स्कूल में किया भी होगा। इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। देखा होगा तुमने, एक एल शेप्ड स्ट्रिप्स होती हैं दो, और उन एल शेप्ड स्ट्रिप्स के बीच में एक स्ट्रिप होती है। यहां पर एक मीटर स्केल होता है जिसके ऊपर एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, इसी वजह से इसका नाम है मीटर ब्रिज। कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का बना होता है, एलॉयज होते हैं, पहले ही तुम्हें बता चुके हैं एलॉयज क्यों यूज करते हैं लेबोरेटरी मटेरियल बनाने के लिए, क्योंकि अल्फा लो होता है और रो क्या होता है, हाई होता है। बहुत पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, वाइवा में। तो ये कॉन्स्टेंटिन मैग्नीन का 1 मीटर लंबा वायर होता है, यहां पे स्क्रूज लगे होते हैं, इस स्क्रू के अक्रॉस जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये। यहां पर कनेक्ट कर देते हैं अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज में तुमने एस से डिनोट किया था। यहां पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहां लगा देते हैं जॉकी, और यहां पर लगा देते हैं सेल करंट भेजने के लिए। फिर जॉकी को एक बार इधर टच करते हैं, एक बार इधर टच करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में सेम साइड में डिफ्लेक्शन आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उस गड़बड़ को कहते हैं एंड एरर। क्या कहते हैं उस गड़बड़ को, एंड एरर कहते हैं। और अगर अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब तुम्हारा एपरेटस परफेक्ट है रीडिंग लेने के लिए। क्या करोगे उसके बाद, यहां से एक रेजिस्टेंस निकाल दोगे, की निकाल दोगे एक, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ आर। जॉकी को इधर टच करोगे, इधर टच करोगे, अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आएगा, फिर स्लाइड करोगे तो बीच में कहीं पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा 0, बस वही सही समय है रीडिंग लेने का। ये लेंथ L हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। ये डिनोट करेगी P को और ये डिनोट करेगी किसको, Q को। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एप्लीकेशन है। तो P अपॉन Q बराबर क्या है, R अपॉन S। P अपॉन Q मतलब L अपॉन 100 माइनस L बराबर हो जाएगा R अपॉन S। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। L तुम नाप लोगे, R तुम्हें पता है, तो तुम्हें किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लग जाएगी। पूछा जाता है मीटर ब्रिज कब सेंसिटिव होगा, तो जब ये मिडिल पॉइंट बीच में मिलेगा। L is equal to 50 is the ideal reading because in this condition meter bridge is most sensitive। ये बहुत पूछा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होगा, जब चारों रेजिस्टेंस इक्वल ऑर्डर के होंगे, P is equal to Q is equal to R is equal to S। in that condition व्हीटस्टोन ब्रिज will be most sensitive। बैलेंस कंडीशन में अगर गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज कर दें व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो क्या नल पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी तुम्हारे सिलेबस में 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो 2 एप्लीकेशंस हैं, पढ़ लेना। थ्योरी में नहीं काम आए तो प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में नहीं काम आए तो थ्योरी में आ जाएंगे। पोटेंशियोमीटर जिस डिवाइस के आगे लग जाता है मीटर, मतलब वो रिलेटेड है मेजरमेंट से। स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ओडोमीटर डिस्टेंस नापता है, बैरोमीटर मैनोमीटर प्रेशर नापते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या नापता है, नाम से पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। तो सर वोल्ट मीटर क्या करता है, वो भी वोल्टेज नापता है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो सर एक चीज को मेजर करने के लिए 2 डिवाइसेस क्यों भैया, इसलिए वोल्ट मीटर छोटा सा होता, पॉकेट में रख लो, लिए जाओ उसको। तो वोल्ट मीटर कहीं भी ले जा सकते हो, आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हो। पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा होता है, तुमने देखा होगा 1 मीटर लंबा बोर्ड होगा, इतना चौड़ा होगा, 10 वायर होंगे उसमें, 10 टर्न्स होंगे वायर के पोटेंशियोमीटर में।
तो पोटेंशियोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी नहीं होता यार, हैंडी नहीं होता, इजीली उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फिर फायदा क्या है पोटेंशियोमीटर का? फायदा यह है कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर कर सकता है जो वोल्टमीटर नहीं कर सकता। कैसे? पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग लेगा वो नल पॉइंट पर लेगा, नल पॉइंट पर वो करंट नहीं ड्रॉ करेगा सर्किट से, और अगर करंट नहीं ड्रॉ करेगा सर्किट से तो वो हमेशा हमें एग्जैक्ट ईएमएफ बताएगा। जबकि वोल्टमीटर को जब तुम सेल के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, उसकी मजबूरी होगी ऑपरेट होने के लिए करंट लेना, और अगर उसने सेल से करंट ले लिया तो वो ईएमएफ कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। इट विल ऑलवेज टेल यू लेस देन द एग्जैक्ट ईएमएफ। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि व्हाई अ पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है भैया, तो एक तो बात ये हो गई कि अगर हमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अगर हम रीडिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो वोल्टमीटर यूज कर लें, लेकिन हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, एग्जैक्ट ईएमएफ चाहिए, तो किसका यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, एक वायर होता है और कुछ नहीं। पोटेंशियोमीटर में V बराबर IR तुमने पढ़ा है, और R बराबर पढ़ा है तुमने रो L अपॉन A। तो अगर I और A कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट होता ही है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? L। मतलब द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, प्रोवाइडेड I कांस्टेंट हो, A कांस्टेंट हो, और रो तो कांस्टेंट होता ही है, और V अपॉन L को क्या कहते हैं? V अपॉन L कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और ये जितना कम होगा पोटेंशियोमीटर उतना ही सेंसिटिव होगा। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? L बढ़ा देंगे। इसीलिए तुम्हारी लैब में जो वायर होगा वो 10 मीटर लॉन्ग होगा। अगर 25 मीटर लॉन्ग ले लें तो और अच्छा पोटेंशियोमीटर बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा फीजिबल नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 4 टर्न के भी आते हैं, 4 मीटर के भी आते हैं। तो क्या डिफरेंस है? जितनी ज्यादा लेंथ होगी V अपॉन L उतना ही कम होगा, पोटेंशियोमीटर उतना ही क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था, V और L के बीच में ग्राफ दे दिया उन्होंने, तो इसका V अपॉन L कम है, इसका V अपॉन L ज्यादा है। स्लोप से मैंने तुम्हें बताया था, स्लोप और एरिया से ज्यादातर आंसर मिल जाते हैं। तो कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, A या B? बोलो। तो B ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उसका V अपॉन L क्या है? कम है। अब भैया देखो कैसे मेजर करते हैं ईएमएफ, तो देख लेते हैं यार। मान लेते हैं ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये हमने बैटरी लगा दी ऊपर, ड्राइवर बैटरी, अभी और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ V है, और नीचे हमने सेल लगा दिया जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है। मान लो इसका ये है E। एक गैल्वेनोमीटर, जॉकी वगैरह सब लगाएंगे। ठीक है, अभी सिंबॉलिक डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर ये V है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां पर V होगा और यहां 0 होगा। तुम्हें पता है बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। यहां V होगा तो यहां भी V होगा, यहां 0 होगा। इस वायर की लेंथ L है मान लिया। अब अगर इसका ईएमएफ E है तो मतलब यहां E है और यहां क्या है? 0 पोटेंशियल डिफरेंस। यहां E है तो यहां E होगा, यहां 0 होगा। मान लेते हैं ये लेंथ है x। कितनी है लेंथ? x। अब L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा? V अपॉन L, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे थे अभी कुछ देर पहले। तो x लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बोलो। V अपॉन LX। तो ये हमारा हो जाता है EMF। क्या हो जाता है? EMF। E क्या है? EMF। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। माइंडेड, कुछ बच्चे कहेंगे ये है V। नो, अगर यहां कोई रेजिस्टेंस लगा होगा तो यहां का V अलग हो जाएगा। तो ये V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। और L क्या है? L लेंथ है वायर की। और X क्या है? X को हम पॉपुलरली कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? EMF निकाल सकते हैं किसी सेल का। अब हम देख लेते हैं 2 एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर की। तो पहली एप्लीकेशन है, ये तुमने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अगर 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? देखो भैया, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, बहुत काम आएगा। देखो, ये हमने बना ली ड्राइवर बैटरी, एमीटर भी बना सकते हैं, रियोस्टेट बना लिया, कनेक्ट कर दिया इसको, एक की भी लगा देते हैं कई बार। ये सेल लगा दिया सेल 1 और ये लगा दिया सेल 2।
इसका EMF E1 है, इसका E2 है। यहाँ कनेक्ट कर दिए एक टू वे की का बीच का एंड गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा लेते हैं टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, और एक जॉकी। अब क्या होगा, इसको कनेक्ट करोगे, जॉकी को स्लाइड करोगे, तो जहां पर नल पॉइंट मिलेगा मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1, अभी पढ़ा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। फिर इसको डिस्कनेक्ट करोगे, इसको कनेक्ट करोगे, फिर से जॉकी को टच करोगे, यहां पर अपोजिट डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब मामला सही चल रहा है। फिर से स्लाइड करोगे तो भैया E2 प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, L2, तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, L1 अपॉन L2। तो दैट इज हाउ यू विल कंपेयर द EMF ऑफ टू। अब भैया दूसरा एप्लीकेशन देखो, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे सेल का, देखो भैया। तो भैया देखो, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है और ये सेल है, ड्राइवर बैटरी भी कहते हैं इसको, और ये हमारा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर एक की लगा देते हैं, फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, कभी यहाँ पे भी सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, और एक जॉकी, इसको कहते हैं की। तो जब ये की ओपन होगी तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा, और अगर इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा तो यहां पर जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर होगा, E प्रोपोर्शनल टू L1। फिर हम K को क्लोज कर देंगे, और K को क्लोज कर देंगे और यहां रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो जॉकी को स्लाइड करेंगे तो जो नल पॉइंट मिलेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। स्मॉल r बराबर क्या होता है, E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो E अपॉन V हो गया L1 अपॉन L2, तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये भैया है हमारी छोटी सी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर मोर वन शॉट्स स्टे ट्यून्ड। और भैया हम लोग लेकर के आएंगे बहुत जल्दी, इट विल बी अपलोडेड, केस स्टडीज एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस। तो स्टे ट्यून्ड और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बी फिजिक्सिफाइड।